पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1543 ईस्वी में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है एन कापरनिकस, आई न्यूटन, हेरोडोटस या फिर अरस्तु। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए एन कापरनिकस। दोस्तों भू केंद्रित विचार यानी जियोमेट्रिक या जियोसेंट्रिक व्यू जो था, इसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, जिसके अंतर्गत चक्कर जो है सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो हेलियोसेंट्रिक व्यू था, जिसको कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहा जाता है, इसको सबसे पहले कापरनिकस ने 1543 में सिद्ध किया था कि सूर्य पृथ्वी के केंद्र में है और सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसको सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या फिर जीवमंडल। तो सही उत्तर है दोस्तों, पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार स्थलमंडल है। देखिए दोस्तों, विभिन्न मंडलों में जो ऑक्सीजन की मात्रा प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, वायुमंडल में 20.9%, जलमंडल में 33%, जीवमंडल में 22% और स्थलमंडल में 46.6%। तो सही उत्तर है, पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार स्थलमंडल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीष्म संक्रांति। देखिए ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूर्य कर्क रेखा पर होता है, ये सही है आपका। और देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, तो 1 और 3 आपका सही है। दोस्तों ग्रीष्म संक्रांति जो होता है, इसको उत्तर अयनांत भी कहा जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है। इस दिन कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इनहेलियन, सूर्योच्च या अपसौर, उपसौर या फिर क्लोसेलियोन। तो सही उत्तर है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है। इस स्थिति को सूर्योच्च या अपसौर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी का जो परिभ्रमण पथ होता है वो दीर्घवृत्ताकार है, जिसके कारण सूर्य और पृथ्वी की वर्ष में 2 बार सापेक्ष स्थिति बनती है। पहली स्थिति ये होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तो उसे उपसौर या पेरीहेलियन कहा जाता है और ये स्थिति 3 जनवरी को बनती है, और इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। दूसरी 3 जनवरी को बनती है। दूसरी स्थिति 4 जुलाई को बनती है, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इसको सूर्योच्च या अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या निर्यात? तो सही उत्तर है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। देखिए अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र अधिक रोजगार देते हैं, जबकि विकसित अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र में मिलता है। तो आपसे पूछा भी गया है, विकसित या डेवलप्ड इकोनॉमी में अधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन है? तो ये है तृतीयक यानी टर्शियरी क्षेत्र, जिसको कि सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी आंतरिक जल मार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है? आपको बताना है कौन सी नदी, डेन्यूब, राइन, वोल्गा या फिर एल्ब? तो सही उत्तर है राइन। दोस्तों राइन जलमार्ग जो है ये यूरोप का प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है और राइन नदी स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहती है। राइन नदी को दुनिया का व्यस्ततम जलमार्ग माना जाता है, जिसके द्वारा कोयले का अधिकतम परिवहन किया जाता है। इस कारण राइन नदी को दोस्तों देखिए कोयला नदी भी कहा जाता है। राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मरमरा सागर जोड़ता है किसको?
देखिए, तो सही उत्तर है मरमरा सागर एजियन सागर के साथ काला सागर को जोड़ता है। मरमरा सागर एजियन सागर के साथ काला सागर को जोड़ता है, याद कर लीजिएगा, एजियन और काला सागर। दोस्तों, मरमरा सागर तुर्की की जमीन द्वारा लगभग पूरी तरह से घिरा एक सागर है और ये तुर्की के यूरोपीय और एशियाई भागों को अलग करता है, जिससे एजियन सागर के साथ काला सागर को जोड़ने का कार्य मरमरा सागर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, केंद्रीय भाग या फिर उत्तरी भाग? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में दंडकारण्य प्रदेश स्थित है। इसका विस्तार दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों में पाया जाता है। दंडकारण्य उच्च भूमि और दंडकारण्य घाट भी है। और दोस्तों, उच्च भूमि के अंतर्गत बस्तर का पठार और घाटों के अंतर्गत कालाहांडी का पठार शामिल है। तो सही उत्तर है, भारत का जो दंडकारण्य प्रदेश है ये दक्षिण पूर्वी भाग है और इसमें देखिए ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इनका क्षेत्र आता है दंडकारण्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। भारत में मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी एक सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी से ही है, पाट क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है मेघालय पठार, बुंदेलखंड पठार, कर्नाटक पठार या छोटा नागपुर पठार। तो उत्तर है पाट क्षेत्र दोस्तों छोटा नागपुर पठार में स्थित है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट की चट्टान से निर्मित उच्च भूमि या स्थलाकृति जो है उसको पाट भूमि या पाटलैंड कहा जाता है और भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है? रिल अपरदन, अवनलिका अपरदन, परत अपरदन या अस्फाल अपरदन? तो सही उत्तर है, उत्खात भूमि का विकास अवनलिका अपरदन के कारण होता है। दोस्तों, इस प्रकार की भूमि को बीहड़ भी कहा जाता है। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ का विस्तार बहुत अधिक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके कृष्णा, बराकर, इंद्रावती या फिर दामोदर। तो उत्तर है इंद्रावती नदी पर। दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात या चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है और इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में कौन सी गैस दूसरे स्थान पर पाई जाती है? तो आप हड़बड़ी में प्रश्न जो है पढ़कर आप नाइट्रोजन मत लगा दीजिएगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सी गैस दूसरे स्थान पर पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में आप जानते हैं प्राकृतिक रूप से जो गैसें पाई जाती हैं उसमें 78% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.038% होती है। तो सही उत्तर है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में ऑक्सीजन गैस दूसरे स्थान पर आती है जो लगभग 21% पाई जाती है। तो देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की आती है जो 78% है और ऑक्सीजन 21% के लगभग, जिसका कि स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल प्रसार की अवधारणा किसने प्रस्तावित किया था? आपको बताना है कि समुद्र तल प्रसार या सी फ्लोर स्प्रेडिंग की अवधारणा किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है बुलार्ड, मैकेंजी, हैरी हैस या मॉर्गन। तो सही उत्तर है दोस्तों 1964 ईस्वी में हैरी हैस ने समुद्र तल प्रसार की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। दोस्तों, भू आकृति विज्ञान में सागर नितलल प्रसरण का विचार एक नया विकास है और महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत को सही सिद्ध करता है। इसका प्रतिपादन संयुक्त रूप से देखा जाए तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैरी हैस और रॉबर्ट डीटज ने 1960 के दशक में किया था। तो सही उत्तर है, हैरी हैस ने समुद्र तल प्रसार की अवधारणा को प्रस्तावित किया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पी भूकंपी तरंगों की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है? तो उत्तर है दोस्तों, भूकंप में किसी स्थान विशेष पर जीरो लेवल या पी तरंगों का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से 145 डिग्री होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है आपके बोमैन, हाशोफर, मैकाइंडर या रैटजेल। तो सही उत्तर है दोस्तों रैटजेल के द्वारा। रैटजेल ने अपनी राजनीतिक भूगोल नामक पुस्तक में राज्य के जैव सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, रैटजेल इन्होंने अपने राजनीतिक भूगोल नामक ग्रंथ में राज्य के जैविक सिद्धांत का समर्थन किया है। उन्होंने राज्य को एक जैविक इकाई माना है और वो कहते हैं कि अन्य जैविक इकाइयों की भांति राज्य के लिए भी आवश्यक है कि वो सतत प्रयत्नशील या प्रगतिशील बना रहे। तो सही उत्तर है, राज्य के जैव सिद्धांत का जो है विकास या प्रतिपादन रैटजेल के द्वारा उसकी पुस्तक पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल में किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग में फसल और पशुपालन दोनों का संयोजन होता है, यानी जब एक ही स्थान पर फसल उत्पादन की क्रिया के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य किया जाता है तो उसे मिश्रित खेती कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1989 में योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग के रूप में गठित हो गया है, उसने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, योजना आयोग ने 1989 में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था और इस विभाजन का आधार जो था वो मृदा का प्रकार, वर्षा, तापमान, जल संसाधन तथा सामान्य कृषि जलवायु कारक थे। तो सही उत्तर है 1989 में योजना आयोग के द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। आदिवासी और उनका मूल निवास। याकूत, दोस्तों याकूत जो हैं ये साइबेरिया के निवासी हैं। बद्दू आप जानते हैं सऊदी अरब के रहने वाले हैं। मसाई जनजाति केन्या में निवास करती है और लैप्स जो हैं स्कैंडिनेविया या स्कैंडिनेविया के देशों में रहते हैं। तो इस प्रकार से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 4, 1, 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं? गंगा यमुना दोआब, भाबर प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश या फिर मालाबार प्रदेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहाड़ी प्रदेशों में। दोस्तों विकर्ण अधिवास क्या होते हैं? विकर्ण अधिवास जहां विषम स्थलाकृति होती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थली क्षेत्र या अनुपजाऊ कृषि प्रदेश, वहां पे पाए जाते हैं और ये अधिवास दूर दूर बिखरे रूपों में पाए जाते हैं। इनको विकीर्ण अधिवास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चतुर्थक क्रियाकलापों का उदाहरण क्या है? देखिए निर्माण कार्य, रेशम कीट पालन, खुदरा और थोक व्यापार या फिर शोध और अनुसंधान। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, शोध और अनुसंधान को चतुर्थक क्रियाकलापों में शामिल किया जाता है। दोस्तों वर्तमान समय में उच्च तकनीकी सुविधाएं जैसे सूचना और जनन विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध कार्य, ये सभी क्रियाएं चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की जाती हैं और इनमें शोध, अनुसंधान और प्रबंधन प्रमुख है। दोस्तों चतुर्थक व्यवसाय में लगे हुए श्रमिकों को व्हाइट कॉलर श्रम शक्ति यानी व्हाइट कॉलर वर्कर फोर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर उपोष्ण वायुदाब पेटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डोलड्रम, अश्व अक्षांश, व्यापारिक पवन क्षेत्र या पछुआ पवने। तो सही उत्तर है दोस्तों पृथ्वी पर उपोष्ण वायुदाब पेटी, जो कि उच्च वायुदाब पेटी होती हैं, इनको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं और मध्य युग में घोड़ों को ले जाने वाली नौकाओं को यहाँ की शांत वायुमंडलीय दशाओं के कारण आगे बढ़ने में अत्यधिक कठिनाई होती थी। इसलिए जलयानों को हल्का करने के लिए कई बार घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था, जिस कारण इस पेटी का नाम अश्व अक्षांश या हार्स अक्षांश भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन है आपके थर्मोस्फियर, थर्मोक्लाइन, हेलोस्फियर या हेलोक्लाइन। तो सही उत्तर है वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से बदलता है उसको थर्मोक्लाइन कहा जाता है। देखिए थर्मोक्लाइन का मतलब ये है दोस्तों कि महासागरीय जल की ऊपरी सीमा और निचली परतों में अलगाव की एक संक्रमण परत होती है जिसमें गहराई के साथ तापमान में तेजी से बदलाव होता है, जिसको थर्मोक्लाइन लेयर कहा जाता है और इसका विस्तार 300 से 1000 मीटर की गहराई तक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें, इनको किन चट्टानों की श्रेणी से संबंधित किया जाता है। ऑप्शन है आपके रूपांतरित, अवसादी, अजैविक और आग्नेय। तो सही उत्तर है दोस्तों अवसादी चट्टानें। देखिए कालांतर में अवसादी चट्टानों का निर्माण दोस्तों विभिन्न प्रकार के अवसाद और परतों के रूप में होता है और इन चट्टानों की परतों के बीच में अधिक मात्रा में अवशेष दबे होते हैं जिसमें इनमें जीवाश्म की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे यहाँ खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला भंडार होने की संभावना अधिक होती है। तो कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानों को अवसादी चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी थी। ऑप्शन है आपके फ्रेडरिक रेटजेल, रिस्टोफन, ग्रिफिथ टेलर या फिर एजल चर्चिल सैंपल। तो सही उत्तर है दोस्तों रुको और जाओ निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर का है। दोस्तों नव निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद, जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है, इसका प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था और इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि वास्तव में न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है और न मनुष्य ही प्रकृति का विजेता है, दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थीमेटिक मानचित्र जो होते हैं इनकी विशेषताएं आपको बतानी हैं। थीमेटिक मानचित्र विशिष्ट प्रयोजन मानचित्र हैं, सही है। भौगोलिक संबंधों को दर्शाता है, सही है। और अध्ययन की एक विषय वस्तु अथवा बहुविषय वस्तुओं को दर्शाता है, सही है। क्षेत्र की सतही विशेषताओं को चित्रित करता है, ये सही नहीं है। तो थीमेटिक मानचित्र ये जो होते हैं विशिष्ट सूचनाओं को चित्रित करने वाले मानचित्र होते हैं। इनके द्वारा मुख्यतः जनसंख्या घनत्व, कृषि प्रारूप, वितरण आदि को दिखाया जाता है। दोस्तों इसमें भौगोलिक संबंधों को भी दर्शाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अपने विषय पर ही केंद्रित रहता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए एनीमोमीटर, दोस्तों एनीमोमीटर ये वायु की गति को मापने का यंत्र होता है और इसका प्रयोग मौसम विभाग के द्वारा किया जाता है। सेमस्टेंट, दोस्तों सेमस्टेंट का प्रयोग समुद्री जहाज़ों से आकाशीय पिंडों के स्थिति निर्धारण में किया जाता है। तो बी का आपका चौथा हो जाएगा। सेमस्टेंट आकाशीय पिंडों की स्थिति का समुद्री जहाज़ों से निर्धारण किया जाता है। क्लाइनोमीटर से ढाल का कोण नापा जाता है, यानी सी का पहला। और रडार आप जानते हैं कि रेडियो तरंगों को प्रयोग करके गतिमान और स्थिर वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का दूसरा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बुक है इन्फ्लुएंसेज ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट। देखिए इन्फ्लुएंसेज ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट पुस्तक किसने लिखी है, यानी जियोग्राफिक इन्वायरमेंट के प्रभाव। तो आपको बताना है हमबोल्ट, रैटजेल, रिटर या सैंपल, ये पुस्तक किसकी है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, सही उत्तर है इन्फ्लुएंसेज ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट पुस्तक एलन चर्चिल सैंपल की है। तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इन्फ्लुएंसेज ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट पुस्तक एलन चर्चिल सैंपल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार की वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है वो कौन सी है। देखिए भूमध्य रेखी वन,
भूमध्य सागरीय वनस्पति, बोरियल वन या शीतोष्ण वन। तो इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार की वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों बोरियल वन या कोणधारी वन जो होते हैं ये टैगा जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं और इस जलवायु प्रदेश का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बोरियल वन नहीं पाए जाते हैं। कोणधारी वन उत्तरी अमेरिका में अलास्का से कनाडा और यूरेशिया में स्वीडन से साइबेरिया तक विस्तृत हैं और इन वनों से दोस्तों कागज और लुगदी की आपूर्ति होती है। दोस्तों ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ज्योग्राफी का, हम इसको स्टार लगा रहे हैं। कास्मोग्राफी। दोस्तों कास्मोग्राफी शब्द जो है भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कास्मोग्राफी जिसको सृष्टि वर्णन कहा जाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन या सृष्टि वर्णन। दोस्तों कास्मोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। देखिए हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। इनके द्वारा सबसे पहले कास्मोग्राफी शब्द का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए ये है आइसोवाल। आइसोवाल क्या होता है दोस्तों? पहले हम देखेंगे आइसोहेलाइन। तो आइसोहेलाइन दोस्तों क्या होती हैं? ये समलवणता रेखाएं यानी समान लवणता वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। आइसोवाल जो होती हैं ये समगति यानी एक समान गति को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं होती हैं। आइसोहाइट रेखाएं, इन्हें समान वर्षा वाली रेखाएं भी कहा जाता है और आइसोबार समान दबाव या समान वायु दाब प्रदर्शित करने वाली रेखाएं हैं। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3, 1 और 4। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, आइसोहेलाइन समलवणता रेखाएं होती हैं। आइसोवाल दोस्तों ये समान गति को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं, आइसोहाइट समान वर्षा को और आइसोबार समान वायुदाब को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न है बहुत आसान सा, बेंगुला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो सही उत्तर है दोस्तों बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, जिसको कि अंध महासागर भी कहा जाता है, वहां पर प्रभावित होती है। दोस्तों बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है और इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के पश्चिमी तट तक पाया जाता है। तो साउथ अटलांटिक ओशन में दोस्तों बेंगुला धारा बहती है और ये ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है? यानी ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण कितने वर्षों में होता है? तो दोस्तों पौधों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन का वायुमंडल के विभिन्न मार्गों से संचरण होता है और ऑक्सीजन का लगभग 2000 वर्षों के बाद पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग होता है और इस प्रकार ऑक्सीजन का वायुमंडल में निवास स्थान या रेजिडेंस टाइम लगभग 2000 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है भू अभिनति के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने क्या नाम दिया था? तो ऑप्शन है आपके क्राइटोजेन, पर्वत जनन, प्रीमारंभ या एंड्रम्प। तो सही उत्तर है दोस्तों भू अभिनति जो होती है दोस्तों, भू अभिनति के चारों ओर, देखिए भू अभिनति के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने क्राइटोजेन का नाम दिया था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्नांकित किस कारण से वर्षा होती है? ऑप्शन है तड़ित झंझा, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों सर्दी के मौसम में भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है और इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न शीतोष्ण चक्रवातों के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखिए एक महत्वपूर्ण कीवर्ड या कथन है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि वर्तमान विगत की कुंजी है, यानी वर्तमान या जो हमारा वर्तमान समय है ये भूतकाल की या पिछले समय की कुंजी है।
ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके वाल्टर पेंक, WM डेविस, हंटिंगटन या जेम्स हटन। तो सही उत्तर है जेम्स हटन। दोस्तों, जेम्स हटन ने कहा था कि भूगर्भिक प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे, और उन्होंने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी वर्तमान समय में भूपटल को प्रभावित करने वाले जो कार्यरत हैं, प्रक्रिया कार्यरत है, वे ही भूतकाल में भी कार्यरत थे, और इस सिद्धांत को एक रूपतावाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है कहाँ पर? निम्न क्षोभ मंडल में, मध्य क्षोभ मंडल में, उत्तरी क्षोभ मंडल, ऊपरी क्षोभ मंडल में या संपूर्ण क्षोभ मंडल में? तो सही उत्तर है दोस्तों, जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है, और क्षोभ मंडल अथवा क्षोभ सीमा पर 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर सकरी पट्टी में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली हवाओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है, और ये दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के चारों ओर विसर्पी धारा के रूप में बहती हैं, जिस कारण इनको परिध्रुवीय भंवर भी कहा जाता है। तो सही उत्तर है जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, एक औद्योगिक प्रदेश है न्यू इंग्लैंड। आपको बताना है कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नाम है इसका न्यू इंग्लैंड। ये एक औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वेज नहर के दोनों छोरों के पत्तन यानी बंदरगाह कौन से हैं? आपको बताना है। तो दोस्तों, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच बनाई गई है। दोस्तों, स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद और दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज बंदरगाह स्थित है। तो पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज यानी सी और डी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी और डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें देखिए, एक सूची में आपकी परियोजनाएं हैं और दूसरी सूची में नदियों के नाम हैं कि किस नदी पर वो परियोजनाएं बनाई गई हैं। देखिए, पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, नांगल बांध देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना ये यहाँ से याद करिए सतलज नदी पर, और मैथान बांध ये बराकर नदी पर बनाया गया है। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए 3-1-4-2 आपको। तो ये आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। पोचमपाद गोदावरी नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और नांगल बांध सतलज पर, मैथान बांध बराकर नदी पर निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो ये एक विशेष प्रक्रिया होती है पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन और जैविक तत्वों का अजैविक रूप में पुनरागमन। तो इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? देखिए, यह अजैविक और जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, ये आपका सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र है, ये सही नहीं है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये आपका सही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही नहीं है कि यह एक बंद तंत्र है। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा और पदार्थों का लगातार निवेश यानी इनपुट और बहिर्गमन यानी आउटपुट भी होता रहता है। अगला प्रश्न है, दो पारितंत्रों के बीच के संक्रांति क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है इकोटोन। दोस्तों, दो पारितंत्रों के बीच के संक्रमण या संक्रांति क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। और इकोटोन दोस्तों घास स्थल जैसे वन, घास स्थल और वन के बीच का क्षेत्र, समुद्री कोमल तल प्राणियों और कठोर तल प्राणियों के बीच का क्षेत्र, तो दो पारितंत्रों के बीच के संक्रांति क्षेत्र को इकोटोन या संक्रमिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं? आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन है आपके मृदा, उत्पादक, अकार्बनिक और तापमान। तो कौन से इसमें दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं? तो सही उत्तर है ये चारों, मृदा, उत्पादक, अकार्बनिक पदार्थ और तापमान, ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं।
क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में आप जानते हैं जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। अजैविक घटक में ऊर्जा, जल, तापमान, मृदा ये सब होते हैं। जैविक घटक में विभिन्न जीवधारी, घास, पशु, पक्षी, पौधे आदि आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। तो देखिए इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करना है। महानंदा, महानंदा ये वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग में। लखरी घाटी, दोस्तों लखरी घाटी ये ओडिशा में स्थित है, गजपति और जंगम जिलों में है। पंचमढ़ी आप जानते हैं मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में है, और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। तो एक बार फिर से, महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में, लखरी घाटी ओडिशा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में और चंद्रप्रभा चंदौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? OH के स्पेट, GS पुरी, M सफी या HG चैंपियन। तो दोस्तों भारतीय वनों का वर्गीकरण कई वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें AG चैंपियन और सेठ के द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें भारतीय वनों को उन्होंने 14 भागों में बांटा है। पुरी, GS पुरी का भी भारतीय वनों का वर्गीकरण है, लेकिन HG चैंपियन और सेठ एक वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा भारतीय वनों का वर्गीकरण 1968 में तैयार किया गया था, जिन्होंने भारतीय वनों को 14 भागों में विभाजित किया है। तो याद कर लीजिए, भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण चैंपियन और सेठ के द्वारा वर्ष 1964 में किया गया था, और इन्होंने भारतीय वनों को 14 भागों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लिग्नाइट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो उत्तर है दोस्तों नेवेली। नेवेली कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है नेवेली, और लिग्नाइट को निकृष्ट कोटि के कोयले की श्रेणी में रखा जाता है, और इसके लिए सबसे बड़ा भंडार इसका तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? दोस्तों वैगनर ने कहा कि जब पैंजिया में विभाजन हुआ तो उसमें 2 दिशा में प्रवाह हुए, पहला उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर, और दूसरा पश्चिम की ओर। ये प्रवाह 2 बलों से हुए, एक तो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल के कारण, और दूसरा महाद्वीपों का पश्चिम दिशा में प्रवाह सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे अधिक उत्तरदायी बल है वो है ज्वारीय बल, और दूसरा बल था गुरुत्व बल या प्लवनशीलता के कारण। तो सही उत्तर है दोस्तों, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए ज्वारीय बल उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, निम्नतम अपर्दन तल या आधार तल की अवधारणा का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ऑप्शन है डेविस, मलाट, जॉनसन या पावेल। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए पावेल। प्रत्येक नदी के लंबवत या निम्नवर्ती अपर्दन की एक अंतिम सीमा होती है, जिसके बाद अपर्दन संभव नहीं होता है। इस सीमा को नदी का आधार तल कहा जाता है। दोस्तों पावेल ने 1875 ईस्वी में आधार तल की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, सामान्य अपर्दन चक्र किससे संबंधित है? तो उत्तर है दोस्तों, सामान्य अपर्दन चक्र नदी अपर्दन से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है, समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है वो निमग्न तट या गुयोट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चपटी चोटी वाले जलमग्न शैल श्रेणियों को गुयोट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपर्दन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है? तो इसको संक्षारण कहते हैं, यानी अपर्दन की प्रक्रिया में किसी पदार्थ का घोल द्वारा जो संक्षारण होता है उसको कोरेजन आर सॉल्यूशन कहा जाता है। और घुलनशील चट्टान जैसे डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि का जल क्रिया द्वारा घुलकर शैल से अलग होना संक्षारण कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच मंडल है? तो ये
कौन सा है? ये है महासागरीय मैदान। दोस्तों महासागरीय नितल के लगभग 75.9% भाग पर गहरे सागरीय मैदान पाए जाते हैं और इसमें देखिए मग्न तट, मग्न ढाल, गहन सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त हैं। इसमें गहन सागरीय मैदान 75 से 76% भाग पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई और गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा से प्रदर्शित किया जाता है? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा है। भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई और गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा से प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों ये है उच्चतादर्शी वक्र। दोस्तों पृथ्वी के उच्चावच का प्रदर्शन जिस आरेख से किया जाता है उसे उच्चतामितिक वक्र या उच्चतादर्शी या हाइपोमेट्रिक या हाइपोग्राफिक कर्व कहा जाता है। हाइप्सोग्राफिक कर्व या हाइप्सोमेट्रिक कर्व जो है कहा जाता है पृथ्वी के औसत ऊंचाई और गहराई के तल को, वक्र रेखा को। कार्माडेक खाई या कार्माडेक ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है कार्माडेक ट्रेंच दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में कार्माडेक ट्रेंच है। और प्रशांत महासागर में कुछ अन्य खाइयाँ हैं जैसे मेरियाना, चैलेंजर, टोंगा, क्यूराइल, एलोशियन, आराकामा और फिलीपींस या स्क्वायर खाई और आटाकामा खाई, ये सभी प्रशांत महासागर में स्थित हैं। कार्माडेक खाई ये दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों पानी के खारेपन को समुद्री जल में कितने ग्राम मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो सही उत्तर है पानी के खारेपन को, दोस्तों पानी के खारेपन को 1000 ग्राम मात्रा में जो है मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसको पीपीटी यानी पार्ट पर 1000 के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। आपको बताना है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। ये जो है कथन किसका है आपका बताना है, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। तो उत्तर है दोस्तों मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। ये कथन जिम्मरमैन और मिचेल का है। आपके लिए सही उत्तर है मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। ये जिम्मरमैन और मिचेल का कथन है दोस्तों, जिसमें ये माना जाता है कि मनुष्य जो है वो कोई भी चीज़ प्रकृति में जो है ऐसे अपने आप संसाधन नहीं होती है और इसका जो है संसाधन बनाने में मनुष्य का हाथ रहता है। जिम्मरमैन ने कहा है कि वह तत्व या स्रोत जो मानवीय उद्देश्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है उसे संसाधन कहा जाता है। जिम्मरमैन और मिचेल देखिए इन्होंने कहा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। एक दो प्रश्न और हैं दोस्तों, व्यापारिक दृष्टि से कहवा की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों अरेबिका और रोबेस्टा। देखिए अरेबिका और रोबेस्टा ये आपकी पूछता है कि किस चीज़ की किस्में हैं। तो ये दोस्तों अरेबिका और रोबेस्टा ये आपकी व्यापारिक दृष्टि से कहवा की महत्वपूर्ण किस्में हैं। इसके अलावा दो अन्य किस्मों के अपेक्षा लाइबेरिया एक किस्म है जो कि अत्यंत ही घटिया किस्म की काफ़ी मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न आता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो उत्तर है भूमध्य सागरीय प्रदेश की प्रमुख विशेषता उष्ण और शुष्क जलवायु और ग्रीष्मकाल तथा मृदु और आर्द्र शीतकाल होता है। तो सही उत्तर है कि भूमध्य सागरीय जलवायु उष्ण और शुष्क ग्रीष्मकाल और मृदु और आर्द्र जलवायु होता है। और भूमध्य सागरीय जलवायु में एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि यहाँ रसदार फल जैसे अंगूर, जैतून, संतरा और नींबू की कृषि अधिक होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। एक प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सनराइज उद्योग किसे कहा जाता है? देखिए सनराइज उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है सनराइज उद्योग, ये भूगोल में बहुत अधिक पूछा जाता है, हम ऐसे ही चर्चा कर दे रहे हैं सनराइज उद्योग के बारे में। दोस्तों उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है और इन उद्योगों में चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। यानी ऐसे उद्योग जो उभरते हुए उद्योग हैं
जिनमें आज के समय में चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, टीजीटी पीजीटी परीक्षा भूगोल का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आश्रम पद्धति परीक्षा और नेट जेआरएफ ज्योग्राफी यानी नेट जेआरएफ परीक्षा भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। कुछ कथन इसमें ऐसे दिए गए हैं जैसे मनुष्य ही ज्ञान का सबसे बड़ा संसाधन है, या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद इसका प्रतिपादन किसने किया, फिर समुद्र तल प्रसार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, या फिर वर्तमान विगत की कुंजी है। इस तरह के जो कथन हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उनको अलग से नोट भी कर लीजिएगा, ताकि परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।